मोहताज होना भी एक बहुत बड़ी तकलीफ है। इस पर मेरी बीवी की हरकतें मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। मैंने बड़ी बेबसी से अपनी मुर्दा टांगों को देखा था, जो चलने फिरने के काबिल ना थी। बड़ी मुश्किल से मैंने व्हील चेयर को अपने बेड के पास किया और अपने हाथों से बेजान टांगों को बेड से नीचे किया और व्हील चेयर पर बैठ गया। इस चीज को करते हुए मैं पसीने से तर हो गया था। मैं बुरी तरह से हाँफ कर रह गया था। रात के वक्त सामने वाले कमरे से मेरी बीवी की आने वाली आवाजों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वो रोज मुझे दवाई खिलाकर मेरे कमरे से निकलकर सामने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती थी। रात की खामोशी में मुझे अपनी बीवी की अजीब गरीब सी आवाजें आती थी, जिसे सुनकर मेरा कलेजा फटने लगता था। रात भर मैं सुकून से सो नहीं पाता था। फिर वो दरवाजा सुबह ही खुलता था और जब मेरी बीवी कमरे से बाहर आती, चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट होती थी। इसका हसीन रूप उस वक्त और भी जगमगा रहा होता था। इसके गीले बाल मेरी जान निकालने लगते थे। जब मैं पूछता कि तुम रात को मेरे साथ क्यों नहीं सोती, उठकर क्यों चली जाती हो, तो वह मुंह से कोई जवाब नहीं देती थी। बस हल्के से मुस्कुराती और मेरे बेजान पाँव को देखने लगती, जैसे मुझसे कह रही हो कि तुम एक अपाहिज मर्द मुझे दे ही क्या सकते हो। वो मुझसे मुंह से कुछ नहीं कहती थी और इसकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर खाने लगी थी। पूरा दिन वो मेरा ख्याल रखती थी, मुझे खाना भी अपने हाथ से खिलाती थी, लेकिन रात को वो खूबसूरत कपड़े पहनती, खूब तैयार होती और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती। वो रात भर जो तकलीफ मुझे दे रही थी, वो मेरे लिए रूह को तड़पाने वाली थी। एक बार मैंने खाना खाते हुए इसका हाथ पकड़ लिया और उसे कहने लगा कि पलक, तुम रात में मेरे पास रहोगी, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बहुत जल्द मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, चलने लगूंगा। मेरी आंखें बेबसी और नमी से भीगी हुई थी। ये मेरी बेबसी की आखिरी हद थी, जो तकलीफ में कई रातों से सह रहा था। वो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं क्या, कोई भी मर्द ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसने झटके से अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़वाया था, फिर खाना उठाकर मेरे पास से ले गई। मैं व्हील चेयर चलाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो किचन में थी, खाने के बर्तन धो रही थी। मैं इसके पीछे आ गया। मैंने कहा, डॉक्टर बहुत यकीन से कह रहे थे कि मैं चलने लगूंगा और फिर हम दोनों दोबारा से। मेरी बात पर एक कांच का गिलास जोर से पलक ने जमीन पर पटका था। फिर गुस्से से मेरी व्हील चेयर पकड़ी और मुझे गैलरी में ले आई। 8वीं मंजिल से नीचे देखते हुए भी डर सा महसूस होता था। कहने लगी, मुझे तुम ये मोहताज ही अच्छे लगते हो, समझे? अगर तुमने अपने ठीक होने की बात की तो यहाँ से नीचे फेंक दूंगी तुम्हें। रब ना करे तुम ठीक हो, ऐसे ही रहो बेबस और मोहताज। वो बड़े गुस्से से मुझसे कह रही थी। गैलरी की दीवारें ज्यादा ऊंची नहीं थी, जिस कदर वो मुझे आगे कर चुकी थी। नीचे का मंजर देखकर मेरी जान निकली थी। इसकी आंखें इस वक्त न जाने किस जज्बे के तहत लाल थी। वो गुस्से से लंबे लंबे सांस भर रही थी। फिर मेरी व्हील चेयर पीछे कर दी, मुझे मेरे कमरे में ले आई, मुझे बेड पर सहारा देकर लिटा दिया और दवाई खिलाकर मेरे कमरे का दरवाजा पूरा खोलकर सामने कमरे में चली गई। जोर से इस दरवाजे को बंद कर दिया। जिस कमरे में वो रहने लगी थी, इसका एक दरवाजा पीछे की तरफ भी खुलता था। जिस तरह की आवाजें इसके कमरे से आती थी, वो सुनकर मैं लम्हा लम्हा मौत का मजा चख रहा था। मुझे अपनी बेजान टांगों पर गुस्सा आने लगा था। मैंने बेबसी से अपनी टांगों पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। अगर मैं ठीक होता तो जान से मार डालता उस आदमी को, जिसके साथ मेरी बीवी हंस हंस कर बातें कर रही थी इस बंद कमरे में, और न जाने क्या क्या कर रही थी। लेकिन मैं बेबस और मजबूर था। एक बार मैंने ठान ली कि मैं आज इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। इसलिए बड़ी मुश्किल से मैं चेयर पर बैठा था और साइड टेबल से पिस्तौल निकाली और कमरे से बाहर निकल गया। सामने कमरे से अब भी हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही थी। मैंने कमरे के की होल में झांक कर देखा। जो मंजर मैंने देखा, मेरे होश उड़ गए थे। मैंने गुस्से से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने खड़े आदमी को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे हाथ में पड़ी बंदूक गिर चुकी थी, क्योंकि सामने मेरा ही वो अपना बहुत खूबसूरत हुस्न लिए मेरे सामने बैठी थी। मुझे उलझी हुई नजरों से देख रही थी। मैंने अपने मुंह से सिगरेट का लंबा सा कश लेकर धुआं उड़ाते हुए कहा कि मिस पलक, मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप अपने फैसले में आजाद हैं। एक तरफ 20 लाख का चेक था और दूसरी तरफ शादी। मैंने इस हसीन लड़की के चेहरे की बेबसी को देखा और मन ही मन मुस्कुराया था। इसकी नजरें कभी 20 लाख के चेक पर जाकर टिक जाती, जिसकी इस वक्त इसे बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो कभी शादी पर। औरत अगर हसीन हो और उस पर बेबस और मजबूर भी हो, तो उसकी बेबसी से खेलने में और भी ज्यादा मजा आता है। इसलिए मैं जिस कदर पलक की बेबसी से मजा उठा सकता था, इसकी आंखों में झिलमिलाते आंसू
मेरे अंदर के मर्द को सुकून दे रहे थे। एक खुददार लड़की के लिए शायद ये फैसला करना बहुत मुश्किल था, जिसमें मैंने पलक को उलझा दिया था। इसका बाप इस वक्त अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और वो बेबस आंखों में आंसू लिए मेरे सामने बैठी थी। उस वक्त इसकी रोई रोई गुलाबी आंखें मेरा चैन चुरा रही थी। फिर उसने कांपते हाथों से शादी के पेपर्स पर साइन किए थे। मेरे चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट सी छा गई थी। मैंने समझा कि मैंने फिर एक नाजुक कली को खरीद लिया। इसे भी 4 दिन अपने कमरे की जीनत बनाऊंगा और फिर किसी फालतू चीज की तरह से फेंक दूंगा। मेरे लिए औरत शायद इतनी ही अहम थी कि जिसके साथ कुछ दिन या कुछ महीने वक्त गुजारा जाए। मगर मैं नहीं जानता था कि पलक की साफत का नाम है। वो कोई आम लड़की ना थी, कोई बला थी। हाँ, वो एक बला ही थी जो मुझे निगल गई। मैंने बड़ी खुशी से वो शादी के पेपर उसके हाथ से लिए और अपने साइन किए। मेरे ऑफिस के रूम की तीसरी कुर्सी पर वकील साहब बैठे थे, जिन्होंने बाकी की कार्यवाही की थी। वो हसीन और खूबसूरत पलक एक मलिका सी लग रही थी, लेकिन बस चंद महीनों के लिए। मैंने ही अंदर अंदर सोचा था। पलक अपने आंसू पोंछ रही थी। इसने वो चेक उठाया और मेरे ऑफिस से बाहर जाने लगी, लेकिन मेरी पुकार पर उसके कदम रुके थे। मैंने कहा, पलक, ये चेक मेरा ड्राइवर अस्पताल पहुंचा देगा। तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट में चलोगी। मुझ में अब इतना सब्र नहीं था कि इसका इंतजार करता। इसने पलट कर मुझे तड़प कर देखा था। कहने लगी, मेरे बाबा जख्मी हालत में अस्पताल में पड़े हैं। मैं नहीं जानती कि वो जिंदा बचेंगे कि नहीं, इसलिए एक रात मुझे मेरे बाबा के पास गुजारने दीजिए। मैंने कहा, इस वक्त तुम्हारे बाबा को इस चेक की जरूरत है और वे बहुत जल्द और हिफाजत से उस तक पहुंच जाएगा। प्लीज मुझे बोर मत करो। कब से मुझे इस वक्त का इंतजार था। ये कहकर मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वो पूरे रास्ते मेरी मिन्नतें करती रही, मुझसे बस कुछ घंटे मांगती रही कि उसे उसके बाबा के पास भेज दो। लेकिन मुझे तो जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय उस थप्पड़ की गूंज के जो कुछ दिन पहले इस लड़की ने मेरे मुंह पर मारा था। मेरे अंदर लगी आग शायद इसकी बेबसी और बहते आंसू देखकर ही बुझनी थी, इसलिए मैं हंसी से गाड़ी चलाता रहा। मैं एक अमीर और अय्याश किस्म का 30 साल का नौजवान था। इतने तो शायद किसी ने कपड़े नहीं खरीदे होंगे जितनी मैं लड़कियों को खरीद कर किसी फालतू चीज की तरह फेंक चुका था। दौलत की रेल बेल थी, किसी चीज की कोई कमी ना थी। मैंने शादी भी अभी तक इसलिए नहीं की थी कि मुझे किसी एक औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी थी। आज तक कोई ऐसी ना मिली थी कि कुछ रातों के मजे के बाद मुझे अच्छी लगे। मैंने पलक की कलाई अपने फ्लैट के बेडरूम में लाकर छोड़ी थी। वो आंसू बहा रही थी। मैंने कहा, 20 लाख दिए हैं मैंने तुम्हें। नहीं मरेगा तुम्हारा वो बीमार और बुढ़ा बाप, इसलिए ये रोना धोना बंद करो। और फिर अलमारी से निकाल कर उसे वही कपड़े पहनने के दिए जो कुछ दिन पहले मैंने इसे दिए थे, और बदले में इस गरीब घराने की लड़की ने मेरे मुंह पर वो कपड़े दे मारे थे और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझसे अपनी शराफत की बात करके गई थी कि वह उन लड़कियों में से नहीं है जो पैसों के खातिर इज्जत बेचे। और आज मैंने इसे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था कि वो महज 20 लाख की वजह से मेरी बीवी बन चुकी थी। जब तक मेरी ख्वाहिश होती और मैं जब चाहता इस रिश्ते से खुद को आजाद कर लेता। हालांकि कुछ दिन पहले भी मैंने इसे 20 लाख का ही चेक दिया था और वजह इसका बेपनाह हुस्न था, जिसने मेरे होश और नींद उड़ा कर रख दी थी। मैंने इसके हुस्न की कीमत पहले भी इतनी ही लगाई थी, लेकिन बदले में इसने थप्पड़ मार दिया। मैं चाहता तो इसी रात इसे जबरदस्ती भी अगवा करके जो चाहता कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे इसे बेबस और मजबूर देखना था। मैं चाहता था कि वह खुद मेरे पास रोती हुई भीख मांगती आए, मेरे सामने हाथ जोड़कर रोती गिड़गिड़ाती आए। फिर ऐसा ही हुआ था और आज वो मेरे सामने उन कपड़ों में मौजूद थी जिसमें मैं उसे देखना चाहता था। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और उसके साथ पलक मेरे पापा के ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली सी एम्प्लॉय थी, जिसकी तनख्वाह भी कम थी। एक बार मैं किसी काम की वजह से अपने पापा के ऑफिस में गया, उनसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाए और उनके कमरे से बाहर निकल गया कि अचानक जब मेरी नजर पलक पर पड़ी तो इसका खूबसूरत हुस्न देखकर मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। वो बहुत ही हसीन लग रही थी। मेरी नजर सुरसुरी सी उसकी तरफ उठी थी, लेकिन इसके हुस्न को देखकर तो मैं पलटना ही भूल गई थी। शायद मेरी नजरों की चमक का असर था। पलक उलझन का शिकार हुई थी। औरतें खुद पर उठने वाली हर नजर को पहचान जाती है, इसलिए पलक ने मुझे बड़ी नापसंदीदा नजरों से घूरा था। मेरी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। मैं किसी काम से बाबा के ऑफिस में आया था, लेकिन पलक के हुस्न ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं वापस पापा के रूम में गया। मैंने उनसे पलक के बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि वो कुछ महीने पहले से ही उनके ऑफिस में काम कर रही है, मेहनती है। मैंने कहा, मुझे भी एक ऐसी ही लड़की की जरूरत है। अगर वो पलक से कहे वो मेरे ऑफिस में काम कर ले तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे पापा को भला क्या एतराज हो सकता था। यूं पलक को मेरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया। मैंने सबसे पहला काम यही किया
कि इसकी तनख्वाह बढ़ा दी। वो खुश हो गई, लेकिन अब तक मेरी खुशी के बारे में इसने नहीं सोचा था। इसे काम करते कुछ हफ्ते ही गुजरे थे कि मैंने इसे कहा, मेरे ऑफिस में काम करने के रूल कुछ अलग है। मुझे काम करने वाली लड़कियों का लुक मॉडर्न चाहिए, इसलिए अगर वो इस तरह के सूट ना पहनकर कुछ मॉडर्न कपड़े पहनकर काम करे तो अच्छा होगा, और इसके लिए मैं इसकी तनख्वाह डबल कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि मैं उसे वापस इसके पापा के ऑफिस में भेज दूं तो बेहतर है, क्योंकि इसे सब मंजूर नहीं था। वो कम तनख्वाह पर काम कर लेगी, लेकिन मेरी शर्तों को नहीं मानेगी। इसके इनकार ने मेरे अंदर तो एक आग सी लगा दी थी। आज तक इतनी हिम्मत मेरे आगे किसी लड़की ने नहीं दिखाई थी। मैं ये तो अच्छी तरह जानता था कि ऐसी लड़कियां जो अपने घर के हालातों की वजह से कमाने के लिए बाहर निकलती हैं, खुद पर खुददारी की दलील पेश करती हैं। अपना हुस्न सादगी में छुपाकर हम जैसे याश मालिकों के सामने खुद को इज्जतदार साबित करने का ये उनका एक पुराना हथकंडा है। और फिर जब हम उनकी कीमत बढ़ाते हैं तो उनकी शराफत की चादर उतरने में देर नहीं लगती। इसलिए मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने अगले कुछ दिन बाद पलक से कहा कि इसे मेरे साथ एक बिजनेस लंच पर जाना है, इसलिए वो मेरे साथ चले। सबसे पहला सवाल इसने ये किया कि क्या वो ऑफिस के टाइमिंग पे वापस आ जाएगी, क्योंकि वो उससे ज्यादा देर नहीं रुकेगी। मैंने कहा हाँ, हम ऑफिस टाइमिंग तक लौट आएंगे। मेरी बात सुनकर वो मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। मैं इसे एक रेस्टोरेंट में ले आया और कुछ क्लाइंट वहाँ मौजूद थे। मीटिंग और लंच के बाद वो चले गए। मैं पलक को बहाने से इसी होटल के कमरे में ले आया, लेकिन जब इसे अपने इरादे से आगाह किया तो वो गुस्से से लाल हुई थी। मैंने 20 लाख का चेक और एक बेहुदा से कपड़े इसके सामने रख दिए और ये भी कहा, मैं जब तक चाहूँ उसे यूज कर सकता हूँ, वो मुझे इनकार नहीं करेगी। मैं जानता था कि वो अपनी कीमत कुछ बढ़ाना चाहती है और 20 लाख की रकम कम ना थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने वो चेक और कपड़े दोनों मेरे मुंह पर मारे और कहने लगी कि वो एक शरीफ और इज्जतदार घराने की लड़की है। उसने मेरे ऑफिस की नौकरी भी छोड़ दी। ये बात मेरे अंदर बैठे घमंडी शख्स को कहाँ हजम होती। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने पापा से पलक की बुराई की और कहा कि वो भी इसे नौकरी पर ना रखे। मेरे पापा ने मेरी बात मान ली और पलक को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा। इसके बाद मैंने इसके बाप का एक्सीडेंट करवा दिया, इसे जिंदगी और मौत के बीच पहुंचा दिया। और अब जब वो मेरे पास मदद के लिए आई तो मैंने उसे साफ कह दिया कि मिस पलक, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी कुछ मदद करूं तो अपनी शराफत और इज्जत को मेरे ऑफिस से बाहर रखकर आइएगा। कहने लगी उसे मेरी शर्त मंजूर है, लेकिन वो मुझसे शादी करेगी, चाहे मैं उसे एक रात के बाद ही क्यों ना छोड़ दूं, लेकिन बिना शादी वो मेरे साथ कहीं नहीं जाएगी। इसकी बात मेरे लिए एक एडवांटेज थी। मैं शैतानी हंसी हंसा और एक वकील को अपने ऑफिस में बुला लिया। बहरहाल ये शादी पलक के लिए शायद शादी थी, लेकिन मेरे नजदीक इसकी कोई अहमियत ना थी। वो मेरे लिए सिर्फ कुछ दिन या महीने की अय्याशी का सामान था। आज वो लड़की पूरी मेरी थी। मेरे ही फ्लैट के कमरे में मेरे बेड पर बैठी बेबसी से आंसू बहा रही थी। इसकी अकड़ मैंने चंद दिन में खत्म कर दी थी। मेरे अंदर का शख्स अपनी बात इस कमजोर लड़की से मनवा कर अंदर से बड़ा बेफिक्र हो चुका था। इस लड़की का बाप तड़प तड़प कर अस्पताल में इसे पुकारता पुकारता दम तोड़ चुका था। वो अगले दिन अस्पताल पहुंची तो बाप के मुर्दा वजूद को देख कर रोने लगी, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस लड़की के बाबा के अलावा इसका और कोई ना था। कुछ दिन वो अपने बाबा का सोग ही मनाती रही, लेकिन मेरे अंदर न जाने कि उस लड़की की तलब बढ़ने लगी थी। हालांकि मेरा बदलाव पूरा हो चुका था। मैं इसे बीवी बना कर रखना नहीं चाहता था, लेकिन शायद इसके हुस्न का भूत मेरे सर से अभी उतरा नहीं था, इसलिए इसके घर से इसे वापस अपने फ्लैट में ले आया। इस बार इसकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी, लेकिन मुझे कहाँ किसी बात की परवाह थी। मुझे लगा बस कुछ दिन का बुखार है, जैसे ही पलक के हुस्न का असर मेरे सर से उतरेगा मैं पलक के हाथ में तलाक के पेपर्स पकड़ा दूंगा और इसे चलता करूंगा। लेकिन वो किसी नशे की तरह मेरे अंदर उतरने लगी थी। हर बार मुझे वो पहले से ज्यादा हसीन लगने लगती थी, इतनी कि मैं कई घंटे बस उसे देखता रहता था। हालांकि मुझे आज तक पलक से बदले में मोहब्बत नहीं मिली थी। इसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ एक ही जज्बा था और वो था नफरत का। जितना मैं इसकी संगत में रहता उतनी ही वह मुझे अच्छी लगने लगती। इसका उदास चेहरा भी मुझे बहुत भाने लगा था। एक बार वो बीमार हो गई, तब मेरी जान पर बन गई थी। इस वक्त मुझे यह एहसास हुआ था कि मुझे पलक से मोहब्बत हो गई है। इसकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं रात भर इसके खातिर जागता रहा, इसका ख्याल रखता रहा। कुछ दिन में वो ठीक हो गई थी। 4 महीने के बजाय 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अब भी वो मेरी बीवी ही थी। एक बार इसने मुझसे खुद ही पूछ लिया कि मैं इसे कब तलाक दूंगा, क्योंकि ये मैं इससे पहले ही बता चुका था। मैं इसके साथ सिर्फ कुछ दिन या 1 महीने ही रहूंगा, लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका था। मैं चाहता था वह यूं ही मेरे साथ रहे। मेरी बात सुनकर इसने अजीब सी नजरों से मुझे देखा था। कहने लगी, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारनी,
मुझे हर हाल में तुमसे तलाक चाहिए। तुमने खुद कहा था कि मुझे छोड़ दोगे। वो फूट फूट कर रोते हुए ये कह रही थी। मैंने कहा, पलक, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं पता नहीं कब तुमसे दिल लगी करते करते दिल लगा बैठा हूँ, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम जैसे यहाँ रह रही हो रहती रहो। वो मुझसे लड़ने झगड़ने लगी थी, कहने लगी थी मैं इसे छोड़ दूं। इसकी हालत दीवानों जैसी होने लगी थी। वो मेरा गिरवान पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ कर कह रही थी कि मैं इसे छोड़ दूं। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने बहुत चाहा कि इसे समझाऊं, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रही थी। मजबूरन मुझे इसे थप्पड़ मारना पड़ा। मैंने कहा, आज के बाद मुझसे ये बात मत करना। तुम यूं ही मेरे साथ रहोगी, समझी? मैं ये कहकर ऑफिस के लिए घर से निकल गया। इस दिन मैं टेंशन में था, गाड़ी की भी बहुत तेज रफ्तार कर रखी थी। नतीजा ये निकला कि सामने आने वाली गाड़ी से अचानक से मेरी टक्कर हो गई। मेरी गाड़ी उलट गई थी। मैं बेहोश हो चुका था। जब होश में आया तो मैं हॉस्पिटल में था, पट्टियों में जकड़ा हुआ था। मेरे माँ बाप के साथ पलक भी वहाँ मौजूद थी। उस वक्त मैंने अपने माँ बाबा के सामने पलक को अपनी बीवी स्वीकार कर लिया था। मेरे माँ बाबा ये सुनकर मुझसे नाराज हो गए थे, लेकिन जिस हालत में मैं पहुंच गया था वो मुझे कुछ कह नहीं सकते थे। मेरी दोनों टांगे फ्रैक्चर हो चुकी थी, लेकिन अपने माँ बाबा के घर के बजाय मैं पलक के फ्लैट में चला गया। वो मेरा ख्याल रख रही थी। इसका रवैया भी मुझसे बदल चुका था, लेकिन मुझे रात को दवाई देने के बाद वो मेरे कमरे से बाहर निकल जाती थी, फिर पूरी रात कमरे में नहीं आती थी। मैं इस वक्त इस कदर मोहताज हो चुका था कि खुद से बेड से उठ नहीं सकता था। मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो सामने कमरे में थी, लेकिन इस कमरे का दरवाजा बंद था। रात की खामोशी में मुझे सामने कमरे से सरगोशियों की आवाजें आ रही थी। इस वक्त कौन था जो कमरे में पलक के साथ मौजूद था? मेरा दिल बेहद घबराने लगा था। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन ये वहम नहीं था, क्योंकि अब मुझे रोज ही ऐसी अजीबोगरीब किस्म की आवाजें आने लगी थी जो मेरे लिए तकलीफ का सबब बन रही थी। मेरा ऑफिस के काम के सिलसिले में पलक ही मुझे पेपर साइन करने के लिए देती थी। मेरा ऑफिस का मैनेजर रोज आता था। जो भी जरूरी काम होता मैं इससे घर पर ही डिस्कस करता था। वो फिर चला जाता था। काफी जिम्मेदार और शरीफ लड़का था, अपने काम से काम रखता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज वही मेरी बीवी के कमरे से यूं बाहर निकलेगा। मैंने कहा, तुम? वो कहने लगा, हाँ मैं। आज वो मेरी आंखों में आंखें डाले मुझे देख रहा था। पलक भी इसके साथ खड़ी थी। इसने कुछ फाइलें मेरे सामने रखी और कहने लगी, तुम्हारी सारी जायदाद मैंने अपने नाम कर ली है, और अगर मैंने इसे तलाक ना दी तो वो मुझे जान से मार डालेगी। मैंने पलक को देखा था। मैंने कहा, पलक, मुझे तुमसे इसलिए भी मोहब्बत हो गई थी। मुझे तुम्हारी शराफत पर यकीन था। मैं कुछ भी सोच सकता था, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ये नहीं सोच सकता था कि तुम किसी के साथ ऐसा घिनौना पाप भी कर सकती हो, क्योंकि पाप का रिश्ता तो मैंने भी तुमसे कायम करना चाहा था और बदले में तुम्हें लाखों देने चाहे थे, लेकिन तुमने अपनी शराफत को अहमियत दी थी। तो फिर आज ऐसा क्यों? मुझे अपनी जायदाद के छिन जाने का अफसोस नहीं है, बस तुम्हारे बदल जाने का दुख है। बेहतर है कि तुम मेरी जान ले लो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। मैंने जमीन पर गिरी पिस्तौल हाथ में ली और कांपते हाथों से उसे थमा दी। वो रोने लगी थी। वो मैनेजर कहने लगा कि पलक मेरी बहन है। मैं दुबई में नौकरी करने गया था, लेकिन वहाँ किसी ने मुझे झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया। लेकिन जब मैं वहाँ से छुटकर वापस आया तो पलक की बातों ने मुझे बहुत तकलीफ दी थी। तुमने मेरे बाबा के साथ जो शुरू किया था, मैंने और पलक ने इसका बदला लेना चाहा था। इसलिए मैंने तुम्हारे ऑफिस में नौकरी की, तुम्हारा भरोसा जीता, फिर तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया और इसके बाद तुम्हें तकलीफ देने के लिए ड्रामा रचाया। यह सुनकर खुद मैं शर्मिंदा होकर रह गया था। मैंने पलक से अपने हर रवैये की माफी मांग ली थी। औरत का दिल मर्द से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। उसने मुझे माफ कर दिया था और अब हम दोनों बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। धन्यवाद दोस्तों।